हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मैथ्स ओक्लॉक। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स पॉलिनोमियल्स। और आप लोगों को मालूम होगा पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और क्लास 10th मैथमेटिक्स का भी चैप्टर नंबर 2 है। इसीलिए मैंने दोनों क्लासेस के लिए इस इंट्रोडक्शन पार्ट को कंबाइन किया हुआ है। तो आज का वीडियो जो है क्लास 9th के बच्चों के लिए और क्लास 10th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो देखो बच्चों, हमारी जो ये मैथमेटिक्स बुक है ना, इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हायर क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स को ऑप्ट करेंगे, आप देखेंगे वहां पे इस मैथमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जिस तरह हमारा एक पार्ट रियल का हो जाएगा, एक पार्ट कॉम्प्लेक्स का होगा, जिस तरह आप एक पार्ट इसमें ज्योमेट्री का देखते हैं, इसी तरह एक पार्ट हमारा जो है वो अलजेब्रा का होता है। अलजेब्रा के बारे में बहुत सारे बच्चों ने नहीं बल्कि सारे बच्चों ने सुना होगा कि ये अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सब लोगों ने अलजेब्रा के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको बताऊं कि इस अलजेब्रा का ओरिजिन जो है वो क्या था। तो अलजेब्रा जो है इट्स बेसिकली एन अरबिक वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड अलजब्र। इसको अलजब्र से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। तो ये अरबिक वर्ड जो अलजब्र जो है, इसको एक बुक से लिया गया है और वो बुक जो है वो एक फेमस मैथमेटिशियन ने लिखी थी जिसका नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। तो हमें उस डिटेल पे नहीं जाना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बस आपने याद रखना है कि वो जो बुक थी मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी की, उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था, अल जब्र को यूज किया था। तो उस वर्ड से हमारा जो है ये अलजबरा बनता है और हमारा ये जो पॉलिनोमियल्स है वो इसी अलजबरा के अंदर आता है। यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल्स जो हम पढ़ रहे हैं वो इस अलजबरा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम कि ये पॉलिनोमियल्स असल में है क्या। ठीक है, तो जो हमारा असल टॉपिक है, तो पॉलिनोमियल्स अगर आप देखेंगे बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक हमारा है पॉली, देन नोमियल। ठीक है, तो पॉली जो है, पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। यानी कि एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, लेकिन इस पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये टर्म होती क्या है। ठीक है, ये टर्म जो है बेसिकली तीन चीज से बनी होती है। इसमें तीन चीजें आती हैं। नंबर फर्स्ट इज कांस्टेंट, नंबर सेकंड इज वेरिएबल एंड नंबर थर्ड इज कोएफिशिएंट। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कोएफिशिएंट हम किसे कहते हैं। तो कांस्टेंट जो है, अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं तो कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जो कभी चेंज ना हो, जो हमेशा क्या रहे, सेम रहे, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल का मतलब होता है विच चेंज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अगर हम देखें क्या ऐसी चीज है जो हमेशा सेम रहती है और क्या ऐसी चीज है जो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोर दें तो आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट जो है जो हमेशा सेम रहता है, तो क्या ऐसी चीज है जो हमेशा सेम रहती है, दैट्स अ नंबर। तो ये जो नंबर हमारे पास होता है इसका वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे आपके पास नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, डेसिमल नंबर हो, कोई भी नंबर आपके पास हो, उससे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। आप यू कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट्स, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो क्या है कि सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स को हम तब कांस्टेंट कह सकते हैं जब इनके साथ कोई वेरिएबल जो है वो अटैच्ड ना हो। अब बात आती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल जो हम, ये जो एक्स आप देखते हैं, वाई देखते हैं, जेड, पी, टी, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, अननोन, जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड करने होते हैं और जो क्वेश्चन बदलने के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पे हमारा कोएफिशिएंट आता है। तो कोएफिशिएंट जो है ये भी एक नंबर ही होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर जो हैं कोएफिशिएंट्स होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब इनके साथ कोई वेरिएबल जो है वो अटैच्ड होता है। ठीक है, मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इस कांस्टेंट और इस कोएफिशिएंट में डिफरेंस इतना ही होता है कि कांस्टेंट जो होता है ये भी एक नंबर होता है,
कोफिशिएंट जो होता है ये भी एक नंबर ही होता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट हमारे पास ये नंबर होता है इसके साथ कोई वेरिएबल जो है वो अटैच्ड नहीं होता है, और कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ एक वेरिएबल जो है वो अटैच्ड होता है। तो कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं जिससे आपको ये कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी राइट सम एग्जांपल्स। सपोज आई राइट 2x + 3y + 1, 3y² - 2y + 6, 3y³ - 2y + 7। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखी हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, दैट इज 2x + 3y + 1। इसमें हमारे पास ये जो नंबर्स हैं दैट इज 2, 3 एंड 1। इन नंबर्स में अब हमारा कांस्टेंट कौन सा हो गया और कोफिशिएंट कौन सा हो गया। तो ये 1 जो हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं कि ये 1 जो है इसके साथ कोई भी वेरिएबल जो है वो अटैच्ड नहीं है, तो इस 1 को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पे 1 हमारा जो होगा दिस विल बी ए कांस्टेंट। अब नंबर सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल। अगर हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अननोन क्वांटिटीज, जैसे कि x है, y है, z है, p है, t है, जिनके वैल्यूज आपको मालूम ना हो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल होगा और y भी जो वेरिएबल होगा। सो यहाँ पे वेरिएबल जो है दैट्स x एंड y। उसके बाद बात आती है हमारे पास इस 2 की। अब ये 2 जो है इस x के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के साथ इसके साथ अटैच्ड है। तो ये जो 2 होगा दिस विल बी द कोफिशिएंट। लेकिन किसका कोफिशिएंट होगा, जिस वेरिएबल से ये जुड़ा होगा। दैट मींस यहाँ पे 2 जो होगा दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इसके साथ क्या है, x के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो 2 जो है x का कोफिशिएंट होगा। इसी तरह 3 जो है वो y का कोफिशिएंट होगा। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहां पे हमारे पास 6 जो होगा इट विल बी ए कांस्टेंट। और अगर आप इस पूरे इक्वेशन में या इस पूरे पॉलिनोमियल में नजर दौड़ाएं, इसमें वेरिएबल जो हमारा जो है दैट्स y इज अननोन। सो वेरिएबल y होगा, कांस्टेंट 6 होगा, एंड 3 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y² एंड -2 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहां पे कांस्टेंट हमारा 7 होगा, -2 will be the coefficient of y and 3 will be the coefficient of y³। और अगर हम इस पॉलिनोमियल में देखें, वेरिएबल जो होगा दैट विल बी y। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी। आई होप आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट जो है ये क्लियर हो चुका होगा। कांस्टेंट सिंपल एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ना हो। तो याद रखेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ना हो। अगर मैं ऐसे कोई एग्जांपल लिखूं, सपोज 2 + x, तो आप कहेंगे कि x के साथ ये 2 जो है ये अटैच्ड है, बिल्कुल नहीं है। तो अटैच्ड हम कहते हैं जब x के साथ कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। हमारे पास ये जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनकी 2 कैटेगरीज अलग अलग से बनती हैं। एक हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दूसरा हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होते हैं, इनको अगर आप एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में लगा दें तो इससे क्या होता है, वो दोनों जो है सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन दोनों में लगा दें तो इससे क्या होता है, वो दोनों जो है मिल जाते हैं। सपोज अगर हम 2 और x के बीच में प्लस का साइन लगा दें तो प्लस इनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। अगर हम इसमें माइनस का साइन लगाएंगे तब भी ये दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ, अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो ये 2 और x जो है आपस में मिल जाएगा, तो हमें 2x मिलेगा। इसी तरह अगर हम डिवीजन का भी साइन लगाएं इसमें तो ये दोनों इससे क्या है, जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ये जो 4 ऑपरेटर्स होते हैं इनमें से ये वाले 2 ऑपरेटर्स जो होते हैं इनको हम सेपरेटिंग ऑपरेटर्स कहते हैं और इनको कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास इस टर्म की कि ये टर्म होती क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये कांस्टेंट जो होता है इसको भी हम टर्म कहते हैं, और ये वेरिएबल जो होता है इसको भी हम टर्म कहते हैं, और कोफिशिएंट के साथ अगर कोई वेरिएबल होगा उसको भी हम टर्म कहेंगे। तो टर्म हमारे पास क्या होती है, इट कैन बी ए कांस्टेंट, इट कैन बी ए वेरिएबल एंड इट कैन बी ए नंबर टाइम्स ए वेरिएबल। नंबर टाइम्स ए वेरिएबल, यानी कि या तो कोई नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, या आप इसको नंबर भी लिख सकते हैं। सिंपल कोई नंबर होगा उसे भी हम कांस्टेंट, उसे भी हम टर्म कहेंगे। वेरिएबल अगर होगा उसे भी हम टर्म कहेंगे, और नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल होगा उसे भी हम टर्म कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल को देखें, फर्स्ट एग्जांपल को देखें, इसमें हमारे पास ये जो 2x है इसको हम टर्म कहेंगे। ठीक है, एक टर्म ये होगी।
3y जो है एक और टर्म बनेगी और ये 1 जो है एक और टर्म बनेगी। और अगर हम इसमें देखें टोटल कितनी टर्म्स बनती हैं, 3 बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ये एक टर्म होगी, 2y दूसरी टर्म होगी और प्लस 6 जो है दिस विल बी द थर्ड टर्म। उसके बाद इसमें भी एक टर्म हो गया, देन सेकेंड हो गया, देन थर्ड हो गया। इसमें भी कितनी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी। और अगर आप इसमें देखें सपोज 2 प्लस एक्स में देखें, इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी। ये 2 हो गया और x हो गया। इसमें भी एक चीज का ख्याल आप रखेंगे, ये जो टर्म्स होती हैं इनको सेपरेट करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर आपने काउंट करना होगा एक पॉलिनोमियल में या एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो आपने देखना है कि उसके बीच में कितने ऑपरेटर्स लगे हुए हैं एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के। जिस तरह एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं, सपोज आई राइट 2x प्लस 3y माइनस 4 माइनस 6z स्क्वायर। तो आपने इस पूरे पॉलिनोमियल में देखना है कि कितने ऑपरेटर्स यूज हुए हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यानी कि कितने ऑपरेटर्स इसमें यूज हुए हैं। तो अगर हम देखें एक ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर्स, 3 ऑपरेटर्स टोटल में क्या हुए हैं, यूज हुए हैं। तो इससे क्या बनती हैं, 4 टर्म्स बनती हैं, 1 2 3 और 4। अगर मैं सपोज ऐसे लिखूं 6x उसके बाद इंटू 3y उसके बाद प्लस 1 लिखूं, तो आपको दिखेगा कि ये 3 टर्म्स हैं, लेकिन ये 3 नहीं है बल्कि ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं। क्योंकि अगर हम इसमें देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये 2 टर्म्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। और अगर हम देखें इसमें सिर्फ एक एडिशन का जो है ऑपरेटर जो है एडिशन ऑपरेटर यूज हुआ है। ये मल्टीप्लिकेशन जो है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑपरेटर, ये इन दोनों को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट 18xy प्लस 1। तो 18xy प्लस 1 जो होगा ये एक टर्म हो गई और ये 2 टर्म्स होंगी। तो हम इसको कहेंगे कि 6x इंटू 3y प्लस 1, इसमें 3 टर्म्स नहीं है बल्कि कितनी है, 2 टर्म्स है। सो आई होप इट इज क्लियर। तो आप याद रखेंगे कि टर्म हमारे पास जो होती है इनको सेपरेट जो है वो करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। जिस तरह अगर यहाँ 2 इंटू एक्स अगर हम देखें, उसके बाद 2 इंटू एक्स से क्या हो गया, ये एक टर्म बन गई, 3 इंटू वाई एक टर्म बन गई, प्लस 1 जो है अलग से एक टर्म बन गई। ठीक है, तो उसके बाद आप याद रखेंगे, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि जो पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होती हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 होती हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें एक होगी उसको हम मोनोमियल कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद टर्म के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है, दैट्स एन एक्सप्रेशन। दैट्स एन एक्सप्रेशन, या जिसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है, अब याद रखिएगा कि कांस्टेंट्स से, या अगर हम देखें कि कांस्टेंट एक टर्म होती है, वेरिएबल भी एक टर्म होता है, और कोएफिशिएंट के साथ अगर कोई वेरिएबल होगा वो भी हमारे पास क्या बनती है, एक टर्म बनती है। ठीक है, अब जब बहुत सारी टर्म्स हमारे पास आपस में मिल जाती हैं बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिस तरह आप यहां पे देखा आपने कि बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती हैं बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वी गेट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, सो टर्म्स आर एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू गेट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे क्या मिलता है, हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स यहां पे लेते हैं। सपोज आई राइट 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x रेज्ड पावर 1/2 प्लस 7, 3 अंडर रूट x प्लस 3। इन सबको हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। तो सिंपली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती हैं तो हम इनको क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद हमारा नेक्स्ट जो है सब टॉपिक, जो हमारा असल टॉपिक है, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए था कि ये कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, टर्म और एक्सप्रेशन क्या होता है। अब एक्सप्रेशन के बाद हम असल टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो मैं बोर्ड को रब कर देता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। अब हम अपना असल टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको पॉलिनोमियल जो है 2 वर्ड से बना है, दैट्स पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। और ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म हम किसे कहते हैं, एक एक्सप्रेशन क्या होता है। और इसी एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल के साइन को ऐड करते हैं तो एक इक्वेशन मिल जाती है। लेकिन इक्वेशंस को अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम इक्वेशंस को अच्छे से डिटेल में
डिस्कस करेंगे। तो एक्सप्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज ए पॉलिनोमियल। तो आप याद रखेंगे एक्सप्रेशन जो होता है जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है, और एक्सप्रेशन के बाद हमारा पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल जो है क्या होता है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन ये कैसा एक्सप्रेशन होता है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल जो होता है उसका पावर जो होगा दैट इज ऑलवेज ए होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो पॉलिनोमियल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ algebraic expression. These are special type of algebraic expressions in which power of variable in which power of variable is always a whole number. तो देखो कितना सिंपल हो गया कि जब हमने सीखा कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है तभी जाके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस इन विच द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो ये जो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं इनके पावर यानी कि इनके एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अभी मैंने एक्सप्रेशन की आपको एक एग्जांपल दी थी दैट्स 2x रेज्ड पावर 1/2 + 1। इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे कि वेरिएबल जो हमारा जो है दैट्स x और x का पावर जो यहाँ पे है दैट इज 1/2, तो इसको हम जो है पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं दैट मींस एक्सप्रेशन क्या होता है जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स से बना होता है। तो पॉलिनोमियल्स भी कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट से बना होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी टर्म्स से बना होता है, लेकिन इनमें टर्म्स में जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल का पावर जो होगा दैट शुड बी ए होल नंबर, और होल नंबर को हम इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा, इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 है, 1 हो गया, 2 3 4 एंड सो ऑन, देन वी हैव -1 -2 -3। तो 0 के राइट में जो होते हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, 0 के लेफ्ट में जो होते हैं इनको नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है। और अगर मैं इन पॉजिटिव इंटीजर्स में इस 0 को भी ऐड करूं तो इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या इनको हम होल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि पॉलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल होता है उसका पावर जो होगा दैट शुड बी ए होल नंबर। तो इसमें x का पावर जो होगा या y का पावर जो होगा कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होता है, जो भी पावर्स होंगे वो होल नंबर्स होंगे। ठीक है, जिस तरह कुछ एग्जांपल्स यहां पे लेते हैं हम, सपोज आई राइट 2x² + 3x + 1। आपने चेक करना है कि इसमें जो वेरिएबल है दैट इज x, उसका पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है, यहाँ पे x का पावर 1 है तो 1 भी क्या है, एक होल नंबर है। एक और एग्जांपल में लिखता हूं, सपोज 2x³ + 3y² + 4z। यहां पे अगर हम देखें वेरिएबल हमारा x भी हो गया, y भी हो गया, z भी हो गया, तो यहाँ पे इन तीनों का वेरिएबल जो होगा, तीनों का पावर जो है दैट इज ए होल नंबर। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूं 3x रेज्ड पावर -1 + 1, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो होगा इसका पावर जो है दैट इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो हमने कहा है कि पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर जो होता है दैट इज अ होल नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2x रेज्ड पावर 1/3 + 4, इसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर जो है ये एक होल नंबर नहीं है। तो अगर मैं लिखूं 2√x + 1, तो यहाँ पे भी x का पावर जो है ये एक होल नंबर नहीं है। √x मींस x रेज्ड पावर 1/2, आप लोगों को मालूम होगा। सो 2x रेज्ड पावर 1/2 जो है 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। अब अगर मैं ऐसे लिखूं √2 × x + 1, तो आप रूट इस 2 के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में x जो है वेरिएबल जो होता है इसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए, जो कि है। तो जो इसके साथ कोएफिशिएंट है उसके पावर से हमें लेना देना नहीं है, उस कोएफिशिएंट का पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उस कोएफिशिएंट का पावर नेगेटिव भी हो सकता है, या ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का पावर भी फ्रैक्शन में हो सकता है और इस कांस्टेंट का पावर भी नेगेटिव हमारे पास हो सकता है। तो हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल का पावर जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स by means of addition,
subtraction, multiplication and division, provided that power of a variable is always a whole number. आई होप इट इज क्लियर। तो आप याद रखिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से मैं आपको बताऊं कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स जो हैं क्या होते हैं। तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो होते हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो हम टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, हम इसको डिग्री के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं और वेरिएबल के हिसाब से भी हम इसको अलग अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, तो मैंने आपको बताया था पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो मोनो का मतलब होता है वन और नॉमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल कहेंगे। तो बाई का मतलब होता है टू और नॉमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिसमें दो टर्म्स होंगी उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। और ट्राई का मतलब होता है थ्री एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होंगी उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस पॉलिनोमियल को देख सकते हैं, इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। उसके बाद यहां अगर आप देखें, सपोज यहां लिखता हूं मैं 2x रेज्ड पावर 2 + 1, तो ये भी एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है और इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, 1 एंड 2, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है पॉलिनोमियल्स को और भी टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तो जिस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होता है उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल कहते हैं, और जिसमें तीन होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल कहते हैं। जिस तरह एक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें अगर हम वेरिएबल देखें x भी है, y भी है और z भी है, इसको हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे 2x² + 1 है, इसमें एक ही वेरिएबल है दैट्स x, इसको हम कहेंगे दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं, सपोज 2x + y, इसमें अगर आप देखें कि दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसको हम कहेंगे दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो ये बिल्कुल आसान है, सिंपल सा है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट्स टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं बोर्ड को रब कर देता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉलिनोमियल जो होते हैं, इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स का पावर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर होता है। तो अब हम देखेंगे कि वो वेरिएबल्स हमारे पास जो होते हैं उनके पावर में जो होल नंबर होता है, उन होल नंबर में हम देखेंगे कि कौन नंबर सबसे बड़ा है, और जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसे हम डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम यूं डिफाइन करेंगे, वी राइट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल is called degree of a polynomial, is called degree of a polynomial। तो एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम उसकी डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल्स को हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो होंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्या होंगे, सारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होंगे। तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिखूं, सपोज 2x³ + 3x² + 3x - 1, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो इसका वेरिएबल जो है दैट्स x, आप देख सकते हैं x इसका क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है। तो इसमें x का जो है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है दैट्स 3। सो डिग्री इज सिंपली द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स पहले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज आई राइट 2x रेज्ड पावर 3 + 4x रेज्ड पावर 5 - 1। इसमें आपने बताना है व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल इसका क्या है, x है, और x का पावर आप देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा जो है दैट इज 5। तो हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो होगी 5।
ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई राइट 2x रेज्ड पावर 10 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। आपको बताना होगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो याद रखिएगा ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि ये x जो है इसके ऊपर क्या है, रूट है। इसका मतलब x का पावर जो है दिस इज x रेज्ड पावर 1/2। और आप लोगों को पता है कि पॉलिनोमियल जो है इसमें वेरिएबल के ऊपर पावर जो होता है वो एक होल नंबर होता है। तो आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं यहां लिखूं 2x रेज्ड पावर 10 प्लस 7 रेज्ड पावर 1/2 इंटू x प्लस 1, आपको बताना होगा इसकी डिग्री क्या है। तो आपने देखना है डिग्री ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ क्या है, x रेज्ड पावर 10, यहाँ x रेज्ड पावर 1 है। तो 7 के साथ आपका लेना देना नहीं है, बिकॉज इट इज वेरिएबल, सॉरी इट इज कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का पावर जो है ये कुछ भी हो सकता है, हमें वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर्स है और सबसे बड़ा जो है दैट इज 10। तो इसकी डिग्री जो होगी दैट विल बी 10। सो 10 विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2x रेज्ड पावर 10 प्लस 5x रेज्ड पावर 8 प्लस 6 रेज्ड पावर 100, आपको बताना होगा कि इसकी डिग्री क्या है। यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ पे 100 को देखेंगे कि 100 सबसे बड़ा पावर है, तो आप लिखेंगे 100 इसकी डिग्री है। नो, 100 इसकी डिग्री नहीं होगी। डिग्री जो होता है दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो ये डिग्री जो है ये किसकी है, ये कांस्टेंट की डिग्री है। तो कांस्टेंट की डिग्री आपने नहीं देखनी है, आपने देखना है वेरिएबल की डिग्री। तो x रेज पावर 10, x रेज पावर 8, इसमें सबसे बड़ा जो है दैट्स 10। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 10। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो आप याद रखेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ अब इस डिग्री के बाद नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा जो है दैट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। at some point, value of a polynomial at some point say k, कोई भी पॉइंट होगा तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। तो याद रखेंगे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल अगर आपने फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, किसी एक पॉइंट पे, या सपोज यहां पे हमने पॉइंट जो लिया है दैट्स k। So value of a polynomial at some point k, simple आप याद रखेंगे, value of a polynomial at some point k is obtained by replacing x by k। So value of a polynomial at point k is obtained by replacing x by k। यानी कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी एक पॉइंट k पे ढूंढना होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, x को k से रिप्लेस करना है। अगर आपको एक पॉलिनोमियल का वैल्यू सपोज 2 पे फाइंड करना होगा तो आपने सिंपली क्या करना है, x को 2 से रिप्लेस करना है। इसी तरह अगर आपने एक पॉलिनोमियल का वैल्यू सपोज 10 पे ढूंढना होगा तो आपने सिंपली x को 10 से रिप्लेस करना है। और आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल जो होते हैं आप याद रखेंगे इसको हम हमेशा p से डिनोट करते हैं। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल x है, तो इसको आप डिनोट करेंगे बाय p ऑफ x। अगर एक और पॉलिनोमियल है, सपोज इसका वेरिएबल x नहीं है बल्कि सपोज y है, तो इसको आप डिनोट करेंगे बाय p ऑफ y। और अगर कोई पॉलिनोमियल होगा, सपोज दिस इज z² प्लस 1, ये z में होगा, इसको आप डिनोट करेंगे बाय p ऑफ z। तो अब अगर कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें x भी होगा और y भी होगा, उसको आप डिनोट करेंगे बाय p ऑफ x, y। लेकिन खैर ये हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जितने भी पॉलिनोमियल्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं दैट आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। सपोज इट इज ए पॉलिनोमियल और आपने इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालना होगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एट सपोज 2 एट 2। तो जब आपने 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना होगा तो आपने क्या करना है, सिंपली x को 2 से रिप्लेस करना है। x की जगह आपने 2 लिखना है, जहां जहां x दिखे वहां x की जगह 2 लगाना है। तो यहां आ गया p ऑफ x की जगह 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x की जगह 2 लगाएंगे तो वही गेट 2 इंटू 2 देन प्लस 1। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे x है, x को रिप्लेस करना है 2 से, तो वी गेट 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, सो दिस विल बी 5। सो 5 जो होगा दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट पॉइंट 2। अब अगर आपने इसी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी और पॉइंट पे निकालना होगा, सपोज -2, तो आप ऐसे लिखेंगे इफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1
देन p ऑफ -2 विल बी इक्वल टू, आप x को -2 से रिप्लेस करेंगे, वी गेट 2, और इस 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इस 2 और -2 के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद आएगा हमारा +1, सो वी गेट 2 into 2 is 4, बट वी गेट -4 बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, उसके बाद आएगा +1, नाउ -4 + 1 जो है वो -3 के बराबर आएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स में, एक में एडिशन है, दूसरे में सब्ट्रैक्शन है। जब साइंस अपोजिट होती हैं तब हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, और जब साइन सेम होती हैं तब हमेशा एडिशन होता है। सो -4 और +1 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वी गेट -3, सो -3 विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट पॉइंट -2। अब हमने इन जनरल इसको डिफाइन किया है एट पॉइंट k के लिए। सो आप याद रखेंगे कि अगर आपने एक पॉलिनोमियल का वैल्यू k पे निकालना होगा तो आपने उस पॉलिनोमियल में x को k से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल है 2x + 1, so p of k will be equal to 2k + 1, so this is called the value of this polynomial at point k। अब जरूरी नहीं है कि आपका पॉलिनोमियल x में ही हो, y में भी हो सकता है। अगर कोई पॉलिनोमियल y में हो, सपोज p of y is equal to y² - 1, और आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आप किसी पॉइंट पे निकालो, सपोज 5, तो आपको अब x को नहीं, बल्कि x आपके पास नहीं है, आपने वेरिएबल को रिप्लेस करना है 5 के साथ। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है दैट्स y, तो p of y अगर y² - 1 है, तो अगर आप p of y का वैल्यू 5 पे निकालना होगा तो y को 5 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो वी गेट 5² y की जगह 5 लगाएंगे, 5 उसके बाद स्क्वायर -1, so this is 25 - 1 is 24, and 24 will be our answer, and 24 will be the value of this polynomial at some point, suppose 5। so ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा जो है दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको बता देता हूं फिर से, जो अभी हमने पढ़ा दैट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एक एग्जांपल में से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉलिनोमियल यहां पे लिख रहा हूं, सपोज p of x इज इक्वल टू x² - 4, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करो और आप देखो कि इस पॉलिनोमियल्स के वैल्यूज क्या मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं x को 1 से रिप्लेस करूं, सो वी गेट 1² - 4, विच इज 1² is 1 and 1 - 4 is -3, सो -3 को हम कहेंगे दिस द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x = 1। अगर मैं अब p of 2 फाइंड करूं, अब यानी कि x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, सो वी गेट 2² - 4, सो 2 का स्क्वायर जो है 4 मिलेगा, एंड 4 - 4 इज इक्वल टू 0। अब एक और वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं, सपोज p of 3, तो x को मैं 3 से रिप्लेस करूंगा, वी गेट x की जगह 3 यूज करेंगे, वी गेट 3² - 4, एंड 3² is 9 and 9 - 4 is 5, ठीक है। तो जितने आप इसमें क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखें कि जब हमने इस x को 2 पुट किया, जब हमने इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखा, 2 रखा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमने जब 2 पे फाइंड किया तो हमें क्या मिला, 0 मिला। हमें मिला कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 के बराबर हो गया। अब यहां पे पॉइंट है, देखिए गौर से कि अगर एक पॉलिनोमियल में किसी वैल्यू को आपने पुट किया और वो पॉलिनोमियल किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, उस वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और जीरो का एक और नाम भी है, वी कैन से रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये रूट या जीरो जो है क्या होता है, अगर आप एक वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और ये पॉलिनोमियल जो है 0 के बराबर आता है, उस वैल्यू को आप कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर हमने इसको डिफाइन करना होगा तो वी सिंपली डिफाइन इट एज k is said to be zero of a polynomial, k is said to be zero of a polynomial, k को कब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहा जाएगा, k को कब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहा जाएगा, जब p of k जो है वो 0 के बराबर आएगा। जिस तरह हमने अभी 2 देखा कि 2 को कब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहा जाएगा, जब p of 2 जो है वो 0 के बराबर आएगा। इसी तरह अगर आपने इसमें सपोज किसी पॉलिनोमियल में आपने p of 3 पुट किया और p of 3 आपका 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि 3 जो है वो उस पॉलिनोमियल का 0 होगा।
तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को सिंपली हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि k इज सेड टू बी द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ p ऑफ k इज जीरो, राइट। 2 is said to be the zero of a polynomial if p of 2 is 0. 3 is said to be zero of a polynomial if p of 3 is 0. तो जो वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और अगर वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ गया, उस वैल्यू को हम कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकली कि ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं x माइनस 4, तो आपको देखना है कि अगर हम x को 1 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, यानी कि x को डिफरेंट वैल्यूज हम देंगे, तो कौन सा एक ऐसा वैल्यू x का होगा जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा 4। अगर मैं x की जगह यहाँ पे 4 को रखूं, वी गेट 4 माइनस 4 दैट इज 0, यानी कि इसमें p ऑफ 4 जो है वो बराबर आएगा, x को 4 से रिप्लेस करेंगे, वी गेट 4 माइनस 4 दैट इज 0। इसका मतलब p ऑफ 4 जो है वो 0 के बराबर आ गया। सो 4 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। सो अभी कह सकते हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था, सो यहाँ पे 4 जो है इसको पॉलिनोमियल का 0 कहा जाएगा बिकॉज p ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसके कितने जीरोस होते हैं और ग्राफिकली वो जीरोस क्या होते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जीरो को अभी हमने अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, इसके बाद हम जीरोस को और डिस्कस करेंगे, लीनियर में भी, क्वाड्रेटिक में भी, क्यूबिक में भी। तो फिलहाल हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री कुछ देर अभी पहले हमने पढ़ा था, डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स में अगर यहां पे लिखता हूं, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3, एक पॉलिनोमियल में और लिखा 3y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1, एक और मैं लिख रहा हूं सपोज 3z प्लस 1। तो तीन पॉलिनोमियल्स में यानी यहां पे लिखे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि पहले पॉलिनोमियल में x जो है इसका पावर जो है 2 है, तो हाईएस्ट भी 2 है क्योंकि इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 0 होती है। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उससे हम लीनियर कहेंगे, ठीक है। तो इसकी डिग्री 2 है, इससे लीनियर नहीं कहा जाएगा। इसकी डिग्री अगर हम देखें, यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसको हम क्यूबिक कहेंगे। तो इसमें अगर हम देखें कि ये 3z प्लस 1 जो है इसकी डिग्री जो है दैट्स 1, क्योंकि z का पावर जो यहाँ पे 1 है, z एक ही बार है तो इसका हाईएस्ट भी 1 है और इसकी डिग्री भी है वो भी 1 है। सो आप याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे ही पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो ऐसा होता है 2x प्लस 1। अगर मैं लिखूं 3y प्लस 4, इसको भी हम लीनियर कहेंगे। अगर मैं 3y को ही लिखूं इसको भी हम लीनियर कहेंगे। अगर मैं 2x को ही लिखूं इसको भी हम लीनियर कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर जो है वो सिर्फ क्या है 1। इसमें कोई स्क्वायर, क्यूब, रेज्ड पावर 4 कुछ भी नहीं होना चाहिए। x या y या z जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसका पावर जो है वो सिर्फ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, कोई क्यूब नहीं होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। अब जरा इस पॉलिनोमियल का हम गौर से देखते हैं। हम देखते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। तो ये देखो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, दिस इज 2x प्लस 1, 3y प्लस 4, या कभी आपके पास 3y भी हो सकता है। यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो लीनियर है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट 0 है। यानी कि अगर आप देखेंगे दूसरी एग्जांपल, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है तो इसमें कांस्टेंट क्या है 0 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट जो है वो कभी होता है और अगर ना भी हो तब भी हम उसको लीनियर कहेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा ax प्लस b where a is not equal to 0। और लीनियर पॉलिनोमियल्स को असल में ऐसे डिफाइन किया जाता है, a polynomial which is of the form
ax plus b where a is not equal to 0 is called a linear polynomial, is called a linear polynomial। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो इस फॉर्म के हों, यानी कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं वो इसी फॉर्म के होते हैं। तो हम इसको असल में यू डिफाइन करते हैं, ए पॉलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म ax plus b where a is not equal to 0 is called a linear polynomial। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो क्या है कि a जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे a जो है इसको हमने क्या रखा है, इसको हमने रखा है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर x का कोएफिशिएंट 0 होगा, अगर x का कोएफिशिएंट 0 होगा तो इस 0 को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी गेट 0, हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें वेरिएबल ही नहीं बचेगा, वेरिएबल वैनिश हो जाएगा। अगर हम यहां x की जगह तो x जो है इसके साथ क्या होता है, a होता है, तो अगर हम a की जगह यहाँ पे 0 लगाएं, वी गेट 0 इंटू वाई, दैट 0, इसमें भी वेरिएबल जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो y के साथ 0 लगाओ, वेरिएबल खत्म हो जाएगा, x के साथ 0 लगाओ, वेरिएबल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जो ax प्लस b फॉर्म के हों उनका b जो है वो 0 हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट जो है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, b, तो b 0 हो सकता है लेकिन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिनकी डिग्री जो है वो 1 होती है। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है? तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था, k is said to be the zero of a polynomial if p of k is 0। अब एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, सपोज यहां पे मैंने लिखा था अभी 2x plus 1, 2x plus 1 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो हमने देखना होगा कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, ठीक है? तो हम x को क्या वैल्यू दें ताकि ये पॉलिनोमियल जो है पूरा 0 के बराबर आएगा। आप देख लीजिए, अगर मैं यहां x की जगह -1/2 लिखता हूं, x की जगह -1/2 लिखता हूं, तो क्या होगा, x की जगह जब हम -1/2 को लिखेंगे तो ये 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, वी गेट -1 + 1 विच इज 0। इसका मतलब जब हमने इस x को -1/2 वैल्यू दे दिया तो ये पॉलिनोमियल जो है 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 जो है दिस इज -1/2, तो -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अब अगर आप अच्छे से देखें कि अगर आप x का कोई और वैल्यू दे दें -1/2 के बगैर, जितने भी वैल्यूज आपके पास हैं, जितने भी वैल्यूज आप इस x को दोगे ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, सिर्फ एक नंबर इसको 0 बनाएगा, दैट्स -1/2। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि -1/2 के बगैर कोई भी इसका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका सिर्फ एक 0 होता है, ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है इनका क्या होता है, सिर्फ एक 0 होता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज आई राइट x + 1, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, सपोज इट इज p of x is x + 1 एंड दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको देखना होगा कि आप इस x का क्या वैल्यू देंगे ताकि ये p of x जो है वो 0 के बराबर आ जाए, ठीक है? तो आप देख लीजिए, x को अगर आप 2 वैल्यू दें आपको 2 + 1 3 मिलेगा, अगर आप x का 1 दें आपको 1 + 1 2 मिलेगा। इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज पुट करने से आपको p of x के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसमें इस x की जगह -1 पुट करें, इस x की जगह -1 पुट करें, दैट्स p of -1, तो x की जगह जब हम -1 को लिखेंगे वी गेट -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। सो -1 विल बी द ओनली 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सवाल है कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल को फाइंड कैसे किया जाएगा। तो अगर आपने एक पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो आपने उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करना है। जैसे कि अगर आपको x + 1 का 0 चाहिए तो आपने x + 1 को पुट करना है 0 के बराबर। यहां पे जो x का वैल्यू आएगा दैट विल बी द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो अगर आप देखें x विल बी इक्वल टू +1 को आप वहां ले जाएंगे, वहां हमारे पास क्या है 0, +1 जब वहां शिफ्ट होगा वी गेट -1। सो यहां पे कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी कि -1 अगर आप इस x की जगह लगाएं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह अभी हमने देखा था ये 2x + 1 का 0 जो था दैट्स -1/2। तो अगर आपको नहीं मालूम होगा कि इसका 0 -1/2 है, आपको फाइंड करना होगा, तो आप क्या करेंगे, इस 2x + 1 को पुट करेंगे 0 के बराबर। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को जब हम वहां ले जाएंगे वी गेट 2x = -1। अब इस कोएफिशिएंट को जब हम वहां भेजेंगे वी गेट x = -1/2। सो -1/2 विल बी द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो एक चीज याद रखेंगे आप
कि अगर आपने किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना होगा, वेदर इट्स ए लीनियर, इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्यूबिक, आपको उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसी इक्वेशन से आप x के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक जितने भी आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, चाहे लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक हैं, या कोई भी पॉलिनोमियल रैंडमली हमने लिखा जिसका पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो असल में ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? अगर आप इसका एक ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ्स आपने क्लास 8 में बनाए होंगे, मुझे लगता है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस होती है, उसके बाद एक वाई एक्सिस होती है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर आप इन वेरिएबल्स को प्लॉट करेंगे, तो ये इन पॉलिनोमियल्स को प्लॉट करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल्स असल में सिंपली होते क्या हैं? दीज आर सिंपली कर्व्स। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं क्या होते हैं? कर्व्स होते हैं। अगर आप देखेंगे 2x + 3 क्या है, 2x² + 3 क्या है, इसको अगर आप प्लॉट करेंगे ये कर्व मिलेगा। अगर आप देखिए 3y³ + 2y² ये भी एक कर्व मिलेगा। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 1 ये भी एक कर्व मिलेगा। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, अगर इनका हम ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं? इनका हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इनका ग्राफ जो होता है दैट्स ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। इट्स ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, उनके ग्राफ्स जो होते हैं दैट्स ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ भी बनाना सीखेंगे, ये हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, दैट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पे हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ भी बनाएंगे, यहाँ पे अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपने याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन के अगर आप ग्राफ बनाएं या लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर आप ग्राफ बनाएं, तो इनके ग्राफ्स जो होते हैं दैट आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल्स के बाद नंबर सेकंड पे हमारा जो आता है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री जो होती है 2 होती है, यानी कि जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, सपोज 2x² + 3x + 1, इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है उसका पावर यहां पे देख लीजिए 1 है, यहां पे इसका पावर 2 है। तो अगर हम देखें इसकी डिग्री जो है दैट इज 2, सो दिस विल बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब गौर से देखो, अब अगर मैं इस 2x² को लिखूं और इस 3x को लिखूं, अब मैं 1 को नहीं लिख रहा हूं, मैं 1 को नहीं लिख रहा हूं, तो फिर भी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो फिर भी 2 रहेगी। अब अगर मैं इस 2x² को लिखूं और इस 1 को लिखूं, अब इस 3x को मैं नहीं लिख रहा हूं, फिर भी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट आपके पास होगा तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं होगा तब भी ये क्वाड्रेटिक है। तो ये मिडिल टर्म अगर आपके पास होगी तब भी ये क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं होगी तब भी ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये पहली टर्म जो है ये हमेशा होनी चाहिए। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिखेंगे ए पॉलिनोमियल which is of the form ax² plus bx plus c where a is not equal to 0 is said to be a quadratic polynomial। और यहाँ पे a b c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। हम लिख सकते हैं where a b c are real numbers is said to be a quadratic polynomial। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जो किस फॉर्म के हों? जो इस फॉर्म के हों, ax² plus bx plus c where a is not equal to 0 are called quadratic polynomials। यानी कि quadratic polynomials जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं, ax² plus bx plus c। यहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि a जो है हमारे पास ये क्या है? ये कोएफिशिएंट है किसका? x² का कोएफिशिएंट है। तो ये x² का कोएफिशिएंट जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर x² का कोएफिशिएंट 0 होगा तो ये वैनिश, ये x² वाली टर्म जो है ये खत्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, तो हमें मिलेगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप याद रखेंगे कि पहली टर्म जो है इसका होना जो है वो जरूरी है। तो x² के साथ जो कोएफिशिएंट है जिसे हम a कहते हैं, इसीलिए a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। आपका b जो है वो 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। अगर दोनों भी 0 होंगे तब भी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही रहेगा। जैसे कि अगर मैं सिर्फ 2x² को लिखूं, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें ना आपके पास b है, ना दूसरी टर्म है, और ना इसमें तीसरी टर्म है। ठीक है, सो आप याद रखेंगे कि a polynomial which is of the form ax² plus bx plus c where a is not equal to 0 is said to be a quadratic
पॉलिनोमियल। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा था कि ये लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका एक जीरो होता है या उसके ज्यादा से ज्यादा एक जीरोस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसके कितने होते हैं, टू जीरोस, दो जीरोस होते हैं, या हम कह सकते हैं एट मोस्ट टू जीरोस, एट मोस्ट टू जीरोस। अब एट मोस्ट क्यों होते हैं, अब याद रखेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसके दो जीरोस होते हैं लेकिन वो दोनों बराबर होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं कि जब दो जीरोस क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि उसका एक ही जीरो है। यानी कि कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई जीरो ही नहीं होता है, उनके जीरोस होते हैं लेकिन वो कम्प्लेक्स जीरोस होते हैं, उनके रियल जीरोस नहीं होते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, इससे पहले जो मैंने आपको लीनियर पढ़ाया था, शायद मैं वहां पे आपको भूल गया था बताना कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं मैंने बताया था उनका ग्राफ जो होता है दैट्स ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है, ठीक है। अब किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप देखें ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा और ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, और कैसे पॉलिनोमियल्स होंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होते हैं इनका एक जीरो होता है, और ये जीरो असल में ग्राफिकली होता क्या है, ये जीरो जो होता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का जहां पे वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को मीट करता है, ठीक है। तो ये अभी इसके बारे में अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा क्लास 10th के लिए उसमें मैं इन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो मैंने आपको बताया दैट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, जो इस फॉर्म के होते हैं। और अगर आप इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पे प्लॉट करें, अब इनका ग्राफ कैसा होता है, जिस तरह लीनियर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनका ग्राफ जो होता है इट्स अ पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक स्टोन को थ्रो करेंगे तो वो स्टोन जो पाथ कवर करता है उस पाथ को हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला जो है बिल्कुल इस तरह का होता है, इसे हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला क्या है, कभी एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे टच कर सकता है, अब ये इसको दो से ज्यादा पॉइंट्स पे टच नहीं कर सकता है, इसीलिए इसके ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और एक्स एक्सिस बना दूं और यहाँ एक और वाई एक्सिस बनाऊं, और एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, सपोज इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये बिल्कुल ऐसे आता है और एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाता है, तो इसका मतलब इसमें ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, इसका मतलब इसका सिर्फ एक जीरो होगा, इसका सिर्फ एक जीरो होगा। और कोई पॉलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है जो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है। तो आप याद रखेंगे कि इसके जीरो जो हैं दो होते हैं, या एट मोस्ट दो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो होते हैं, और कभी इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, कभी एक भी हो सकता है और कभी दो भी हो सकते हैं। और दो कब होंगे, जब ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच करेगा। एक कब होगा, जब ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा। और जीरो कब होंगे, जब ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। इज इट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है दैट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास जो है उनको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री जो होती है वो 3 होती है, यानी कि जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखते हैं, सपोज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 3y क्यूब माइनस 2y प्लस 1, 3z क्यूब माइनस 1। तो इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर आप देखें, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है, इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री 3 है, तो इन पॉलिनोमियल्स को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे अ पॉलिनोमियल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx plus d, same where a is not equal to 0 are said to be cubic
पॉलिनोमियल्स, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और यहाँ पे भी जो है a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये x क्यूब जो है खत्म हो जाएगा, तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, बल्कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे a जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपका b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, तीनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर तीनों भी 0 होंगे तब भी ये एक पॉलिनोमियल जो है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। तो आप याद रखेंगे कि जो पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फॉर्म में होगा उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते हैं, इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस होते हैं, एट मोस्ट 3 जीरोस। और अगर हम इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करें तो इनका ग्राफ जो होता है वो एक ऐसा कर्व होता है जो ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच करे। तो इनका ग्राफ जो है वो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल जो एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट्स पे टच करेगा। 3 से ज्यादा पॉइंट्स पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि इसके जीरोस जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं। और जीरो जो ग्राफिकली क्या होता है, जहां पे ग्राफ उस एक्स एक्सिस को क्या करता है, मीट करता है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ इसको मीट करेगा, सपोज अगर ये पॉइंट -2 के बराबर होगा, ये पॉइंट अगर सपोज 1 के बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा, तो ये 3 इसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊं, कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और एक ग्राफ जो है वो बिल्कुल ऐसे भी आ सकता है कि वो एक बार एक्स एक्सिस को टच करता है, उसके बाद नीचे आके फिर से इसको टच करके ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसके जीरो जो है वो 2 होंगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच करता है। अब आपको याद रखना है कि अब ये अगर इसको 2 पॉइंट्स पे टच करता है तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोलना है, इसको हम क्यूबिक ही बोलेंगे। हाँ, तभी इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकते हैं। तो ये इसको 3 पॉइंट्स पे भी टच कर सकता है, ये इसको 2 पॉइंट्स पे भी टच कर सकता है, और ये इसको 1 पॉइंट पे भी टच कर सकता है। ऐसे टच करके यहां से चला जाएगा, फिर यहां से फिर से ऊपर जाएगा, इसके बाद ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और एक केस है कि अगर मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाऊं, यहाँ एक वाई एक्सिस बनाऊं, और आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो बिल्कुल ऐसे आ जाता है, फिर ऐसे आता है और फिर यहाँ से चला जाता है, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है। इसका मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। इसको हम क्लास 10th में जो हमारा पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां पे हमने इन्हीं जीरोस के बारे में पढ़ना है। आई होप आज जितनी भी चीजें हमने पढ़ी होंगी वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो थोड़ी सी समरी यहाँ पे मैंने लिखी है, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, टर्म क्या होती है, एक एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। उसके बाद जो नंबर 4 मैंने आपको बताया था दैट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और इसको भी मैं आपको बताऊं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो है ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका कोई भी जीरो नहीं होता है, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो है वो जीरो होती है। अब किस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब कैसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री जीरो होगी, वो बिल्कुल ये होगा जैसे कि 3 है, जैसे कि हमारा 4 है, -1/2 है, यानी कि जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं रियल नंबर्स, ये भी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन इन पॉलिनोमियल्स को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं क्योंकि इनकी डिग्री जो है वो जीरो होती है। अब आप कहेंगे कि डिग्री जो होता है दैट्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। अगर इसमें वेरिएबल नहीं है लेकिन हम इसमें वेरिएबल को लिख सकते हैं, आई कैन राइट 3x raised power 0, 4y raised power 0, -1 z into z raised power 0। आपने पढ़ा होगा any number raised power 0 is 1, so x raised power 0 is 1 तो हमें 3 मिलेगा, y raised power 0 is 1 तो हमें 4 मिलेगा, माइनस यहाँ z raised power 0 is 1 तो हमें -1/2 मिलेगा। तो हम एक नंबर के साथ एक वेरिएबल को जोड़ के उसके ऊपर अगर 0 लिखते हैं तो इसको हम कहेंगे दिस पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री जो है दैट 0। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्राफिकली जो है ये 0 क्या होते हैं,
एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस पॉलिनोमियल्स। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स इस पे टच किए हैं, जितने भी पॉइंट्स आपने इस पॉलिनोमियल्स में जरूरी हैं आपके लिए, वो सब मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज।